हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो आपकी 12वीं कक्षा की जो इकोनॉमिक्स है उसका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उसका लेसन नंबर 10। कौन सा लेसन नंबर 10? परफेक्ट कंपटीशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, कुछ पोर्शन हम इस लेसन कर चुके हैं। उसके में जो बेटे आगे का पार्ट है क्या है वो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि लाभ अधिकतम करना है आपको। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड ए सिचुएशन ऑफ हिज इक्विलिब्रियम, यानी कि उत्पादक का जो प्रोड्यूसर होता है उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, एवं उसके संतुलन की स्थिति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो बेटे प्रोड्यूसर्स होता है। प्रोड्यूसर्स कौन है? जो उत्पादक है, जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करता है। वो उत्पादन क्यों करता है? देखिए, जो कोई प्रोड्यूसर होता है वो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन इसलिए करता है, क्यों? क्योंकि वह लाभ कमाना चाहता है। ठीक है ना, वह बाजार में रिस्क उठाता है, वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करता है, उन वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर इनकम आती है, उसके पास आय आती है। ठीक है, उस आय के बेसिस पर ही वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है। मैंने कहने का अभिप्राय क्या है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, अधिकतम लाभ अर्जित करना क्या है, उत्पादक का उद्देश्य बाजार में रहता है। ठीक है, तो मेरे बेटा शुरू करते हैं इस विषय को। तो अधिकतम लाभ, उत्पादक का मुख्य उद्देश्य है उसके संतुलन की स्थिति। देखिए, लाभ की बात करने से पहले हमको बात करनी पड़ेगी कि लाभ आएगा कैसे। ठीक है, देखिए, जो एक उत्पादक होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, कहीं ना कहीं जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, ठीक है, उत्पादनों किसी वस्तु की जब एक निश्चित मात्रा को उत्पादन करता है, उस वस्तु की निश्चित मात्रा को बेचने के पश्चात उसे जो धन प्राप्त होता है। ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूं कोई प्रोड्यूसर है, वो 100 कापियां प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 100 कापियां प्रोड्यूस करी, अब 100 कापियों को बेचकर 100 कॉपीज है, अगर उन कॉपीज को बेचकर उसको 1000 रुपए प्राप्त होते हैं, तो 1000 रुपए क्या है? कुल आय है। किसकी कुल आय है? ये उत्पादक की। इसको क्या कहते हैं? टीआर, टोटल रेवेन्यू। फिर बात समझ लीजिए, कुल आय क्या होती है? एक प्रोड्यूसर अपने उत्पादन की या जो वस्तु उत्पादित की हैं, उन वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा को बेचने के बाद, एक वस्तु की निश्चित मात्रा को बेचने के बाद जो उसे धन प्राप्त होता है, वो क्या होती है? उसकी इनकम होती है, आय होती है। उसे हम लोग कुल आय कहते हैं, मतलब टीआर कहते हैं। जैसे भी हमने माना कि अगर उन्हें एक निश्चित मात्रा 100 कॉपियां प्रोड्यूस की, ठीक है, 100 कॉपियां बेचने के बाद उसको अगर 1000 रुपए की आय होती है, 1000 रुपए धन प्राप्त होता है, तो ये उत्पादक क्या होगी? टीआर होता है, कुल आय होती है। अब हमने कुल आय की बात तो कर ली। अब कहीं ना कहीं अब ये 100 कापियां प्रोड्यूस की हैं, जो 100 कापियां प्रोड्यूस की हैं, कहीं ना कहीं इन 100 कॉपीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो उत्पादक होता है, कई प्रकार के मौद्रिक खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे उसे मजदूर भी लगाने पड़ेंगे, उसे बाजार से पूंजी उधार ली है, उसका ब्याज भी देना है, मूल भी वापस करना है, रॉ मटेरियल भी है, बिजली का खर्चा भी है। तो कहने का मतलब क्या है, उत्पादकों को कई प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं। जो कई प्रकार के मौद्रिक खर्चे करने पड़ते हैं वो क्या होती है? उत्पादन की लागतें होती हैं। ठीक है, लागत क्या होगी? किसी वस्तु को पैदा करने की कीमत, या वे सभी प्रकार के खर्चे जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादकों को करने पड़ते हैं, वो क्या कहलाती है? कुल लागतें कहलाती हैं। जैसे मैं कहता हूं 100 कापियां प्रोड्यूस की, अगर मैं कहता हूं कुल 100 कॉपियों को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर को 800 रुपए खर्चा करना पड़ा है, ये मौद्रिक खर्चे हैं जो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को 100 कॉपियों को प्रोड्यूस करने के लिए लगाने पड़े हैं, 800 रुपए। तो उसका लाभ क्या होता है? लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ यानी कि प्रॉफिट। लाभ कैसे निकलेगा बेटे? लाभ निकलेगा टीआर माइनस टीसी। अब मैं कहता हूं जी टीआर, टोटल रेवेन्यू कितनी है? 1000 रुपए है, ओके, और लागत कितनी आई उसकी? 800 रुपए है, तो लाभ कितना आ गया बेटा उसका? 200 रुपए। ठीक है मेरे बेटा, ये 200 रुपए क्या उसके लाभ है। पर हम लोग क्या देखते हैं, उत्पादकों को हमेशा लाभ ही नहीं होता। कई बार क्या होता है, लागतें ज्यादा हो जाती हैं, वस्तुओं की निश्चित मात्रा बेचने से आय कम होती है, तो उनको लॉस भी हो सकता है। लॉस कब होता है? जब जो कुल लागतें ज्यादा होती है। मैं कहता हूं जी मान लीजिए 100 कॉपियां प्रोड्यूस की, खर्चा हो गया 1000 रुपए का, 1000 रुपए खर्चा हो गया उत्पादक का,
ये लागत है, अब मैं इसको लागत मानता हूं, ये टीसी है। पर जो 100 कॉपी बेची है उसको बेचने से कुल आय कितनी हुई, उसको 700 रुपए हुई है। ठीक है, तो लॉस क्या आ जाएगा यहां पे, हानि। हानि क्या हो जाएगी बेटे, हानि हो जाएगी टीसी माइनस टी आर। अब मैं कह रहा हूं टीसी कितनी, टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी, 1000 रुपए है। ठीक है, अब उसको इनकम कितनी हुई है 100 कॉपियों को बेचने से, 700 रुपए हुई है। तो यहां हानि कितनी है बेटे, 300 रुपए है आपकी। बात समझ में आ रही है। उत्पादक को लाभ कब होता है, जब जो कुल आय यानी कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होती है तो उत्पादकों को लाभ होता है। पर अगर किसी कोई ऐसी अवस्था आ जाती है जब उत्पादकों की कुल लागतें ज्यादा हो जाती हैं पर जो इनकम है कुल आय वो कम रह जाती है, तो कहीं ना कहीं उत्पादकों को हानि का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है मेरे बेटे आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जब आगे बात करेंगे, आगे क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में हमें उत्पादकों के संतुलन निकालना है। ठीक है, अभी दो तरह की परिस्थितियां होती है, तो अल्पकालीन परिस्थितियां होती है, होती है दीर्घकालीन। ठीक है, इस जो वीडियो में जो हम बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोड्यूसर, जो उत्पादक है, उत्पादक का जो अल्पकालीन संतुलन है, अल्पकालीन संतुलन की बात हम इस वीडियो में करेंगे। अब अल्पकाल क्या होता है बेटे, अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें उत्पादकों के पास इतना समय नहीं होता कि वो नई मशीनरी या नया प्लांट नया लगा सके। मतलब कहने का मतलब क्या है, उत्पादकों के पास इतना समय नहीं है कि बाजार में वो नई मशीनरी या नया प्लांट लगा सके। वस्तु का उत्पादन को घटाने या बढ़ाने के लिए जो उसके पास वेरिएबल फैक्टर होते हैं, जिसको हम खासकर लेबर या रॉ मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है ना, जो अस्थायी कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, उसको घटाकर या बढ़ाकर या रॉ मटेरियल की मात्रा को घटाकर या बढ़ाकर उत्पादन को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जैसे उत्पादन बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आप कच्चा माल बढ़ा लीजिए। ठीक है, जो अस्थायी कर्मचारी है, कच्चे कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लीजिए, उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर उत्पादन घटाना है तो इनकी संख्या को आप कम कर देंगे तो उत्पादन आपका घट भी सकता है। ठीक है, तो अल्पकालीन परिस्थिति कौन सी होती है, ऐसी परिस्थितियां जिसमें आपको नई मशीनरी और नया प्लांट लगाने के लिए समय नहीं है, उत्पादन को घटाना है या बढ़ाना है, तो जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं, जो परिवर्तनशील साधन होते हैं, उनकी मात्रा को घटाकर या बढ़ाकर ही उत्पादन की मात्रा को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है मेरे बेटा, तो जब हम लोग अल्पकालीन उत्पादक के अल्पकालीन संतुलन की बात करते हैं तो हम दो परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। पहली क्या होती है, कुल आय और कुल लागत विधि। दूसरी क्या होती है, सीमांत आय और सीमांत लागत विधि। जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इस विधि की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा बेटा। तो हम लोग बात किसी करेंगे, कुल आय और कुल लागत विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग कुल आय और जब कुल लागत विधि की बात करते हैं, जिसमें हम लोग उत्पादक के संतुलन की बात करते हैं। ठीक है, उत्पादक संतुलन में कब हुआ, व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, जब उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहे होते हैं। ठीक है, उत्पादक संतुलन में कब होता है, जब वो अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। दूसरी अवस्था क्या हो सकती है, उसको हानि भी हो सकती है। ठीक है ना, जब हम लोग ये बेटे ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अधिकतम लाभ कर उत्पादक संतुलन में कब होता है, व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, तो वो क्या होता है, संतुलन की अवस्था में होता है। पर अभी हमने बात की थी, उत्पादक को हमेशा लाभ ही नहीं मिलते, कई बार उसको हानि की जो परिस्थितियां होती है अल्पकाल में, उसका भी सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो उत्पादन कहां तक करता है, जब तक ऐसी कंडीशन तक वस्तुओं और वस्तुओं को उत्पादन करने की कोशिश करता है जहां तक जो उसके लॉस होते हैं, जो हानि होती है, वो मिनिमम लॉस होते हैं। ठीक है मेरे बेटा, अब हम लोग जो ये दो टॉपिक्स हैं किसके, जो अधिकतम लाभ है न्यूनतम हानि, किसके दो टॉपिक्स हैं, कुल आय कुल लागत विधि के। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे जो डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा मैं। हाँ मेरे बेटा, जो पहला टॉपिक क्या है हमारा, हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है, लाभ कब होता है उत्पादक को, लाभ कब होता है बेटे, लाभ कब होता है, लाभ टीआर माइनस टीसी। मतलब क्या है, जो कुल आय होती है, टोटल रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं, यानी कि यहां पर टीआर ज्यादा है आपके पास, तो उत्पादक क्या होते हैं, लाभ मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि उत्पादक संतुलन में कब होगा, इसी बात को हम लोग बेटे डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये बेटा OX हो गया आपका, ये आपका OY है। ठीक है, यहां पर क्योंकि हम प्रॉफिट की बात भी करेंगे
थोड़ा नीचे भी ले लीजिए, हाँ जी, ओ एक्स ओ वाई, यहां पर माइनस वाई हो जाएगा। यहां पर हम लोग क्या लेंगे, रेवेन्यू ले लेंगे, कॉस्ट ले लेंगे और प्रॉफिट। प्रॉफिट, आर से रेवेन्यू मतलब आय, सी से कॉस्ट यानी कि लागत है, और प्रॉफिट क्या होता है बेटे, लाभ होता है। आ रहा है समझ में? हाँ, तो मेरे बेटे हम लोग बात करेंगे, अच्छा यहां पर हम लोग क्या लेंगे, आउटपुट, उत्पादन की मात्रा ले लेंगे। ठीक है, ओएक्स हमने क्या लिया है, उत्पादन की मात्रा ले लिया है। तो शुरू करते हैं बेटे। देखिए जो आपका टी आर है, रेवेन्यू कर्व है, जो टोटल रेवेन्यू है, इसको हम एक 45 डिग्री की रेखा ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि बेटे, क्योंकि हम लोग पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन की बात कर रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या होता है, जो वस्तुएं कीमतों में फेरबदल नहीं होता, एक निश्चित कीमत पर, जो ए आर के बराबर होते हैं, ए आर ही प्राइस होता है, उस निश्चित कीमत पर ही जो उत्पादक होता है वस्तुओं की जितनी मर्जी चाहे मात्राओं को आसानी से बेच सकता है। ठीक है, अब देखिए जब उत्पादन जीरो है, बात समझ में आ रही है, उत्पादन क्या है, जीरो है, तो कुल आय भी जीरो है। जिस अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू भी उसी रेशियो में 45 डिग्री की लाइन में वो बढ़ रही है। ठीक है, उम्मीद है मेरे बेटे आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब बनाते हैं कोस्ट। कोस्ट क्या है यहाँ पे बेटा, कोस्ट देखिए, कोस्ट हमने पढ़ी है। कोस्ट के दो भाग होते हैं बेटे, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? जब हमने अल्पकालीन लागतों की बात की थी, शॉर्ट रन कॉस्ट की बात की थी, शॉर्ट रन कॉस्ट दो प्रकार की होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अल्पकाल में अगर उत्पादन शून्य भी होता है तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ लागतें लगानी पड़ती हैं, यानी कि जो स्थायी कर्मचारी हैं उनको आपको सैलरी पेमेंट करनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, जो आपके बंदे खर्चे हैं, अगर आप उत्पादन नहीं भी करते, शून्य उत्पादन करते हैं, तो भी आपको बंदों खर्चों का, जो बंदे खर्चे होते हैं उनका सामना करना पड़ता है, या कह लीजिए उनका भुगतान करना पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, के, ये ओके। ओके क्या है, उत्पादन शून्य है, उत्पादन शून्य है, फिर भी जो कुल लागत, टोटल कॉस्ट किसके बराबर है, ओके के बराबर है। ठीक है मेरे बेटा, अब टोटल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है आपका, उसको बनाते हैं। देखिए, हाँ मेरे बेटा, ये आपका टोटल कॉस्ट कर्व। टोटल कॉस्ट कर्व क्या है, अभी शुरू में प्रति इकाई लागतें ज्यादा होती हैं, यानी कि जब आप कम मात्रा में उत्पादन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लागतें ज्यादा होती हैं और इनकम कम रह जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप परिवर्तनशील साधनों की मात्रा का प्रयोग करते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं, तो प्रति इकाई लागतें गिरती हैं और प्रॉफिट आपके बढ़ते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इनिशियली क्या होता है, जब आप कम मात्रा में किसी वस्तु को उत्पादन करते हैं तो प्रति इकाई लागतें ज्यादा होती हैं और आपको लॉस रहता है, रेवेन्यू आपकी कम रह जाती है। पर जैसे जैसे आप उत्पादन की मात्रा, अभी मैं बढ़ा रहा हूं यहां से, उत्पादन की मात्रा को हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं प्रति इकाई लागतें गिरती हैं। देखिए टोटल कॉस्ट तो बढ़ रही है, टोटल कॉस्ट तो बढ़ रही है, पर कहीं ना कहीं प्रति इकाई लागतें गिरती हैं, जिससे रेवेन्यू बढ़ता है, और रेवेन्यू बढ़ता है और जो कॉस्ट है वो नीचे आती है। अब देखिए ये आपकी टोटल कॉस्ट कर, देखिए यहां पे यहां जा रहा है। अब मान लीजिए मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर मैं इसका नाम ले लेता हूं, मान लीजिए इसका नाम लेते हैं आर। अब देखिए ओ आर पर हम लोग कितना प्रोडक्शन करते हैं, ए यहां पे ले लीजिए, ये आ रहा, इसका नाम दे देते हैं हम एच दे देते हैं इसका नाम। ओके, अब देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन ओके है, सॉरी, जब उत्पादन शून्य है तो लागत कितनी है आपकी, ओके के बराबर है। ठीक है, अब जब हम उत्पादन बढ़ाते हैं, ओ से लेकर एच तक मैं आता हूं, एच से पहले क्या है, एच से पहले कुल लागत ज्यादा है, रेवेन्यू कम, मतलब आपको लॉस हो रहा है। अगर मैं के से लेकर आर तक बात करूं या उत्पादन ओएच से पहले बात करूं, तो कोस्ट आपकी लागत ज्यादा है, आय कम है। ठीक है, जब आप ओ एच तक, यानी कि ओ एच उत्पादन करते हैं, किसी वस्तु का ओ एच मात्रा का उत्पादन करते हैं, तो ये आर बिंदु पर यहां टच हो रहा है, जब आपने परपेंडिकुलर गिरा है, तो आर पॉइंट क्या है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि सम विच्छेद बिंदु। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है बेटे,
ये ऐसा पॉइंट है जो आर बिंदु है। आर बिंदु पे क्या है, आर पॉइंट पर जो टोटल कॉस्ट क्या है, आर पॉइंट पर क्या है बेटे, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर है। आर पॉइंट पर क्या है, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर है। तो ये क्या आपका सम विच्छेद बिंदु है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां पर उत्पादकों को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। पर अगर इसके बाद भी उत्पादन बढ़ाता है, अब देखिए एच पॉइंट के बाद अगर उत्पादक उत्पादन बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं उसके प्रॉफिट बढ़ते हैं। क्यों प्रॉफिट बढ़ते हैं बेटे, प्रॉफिट क्यों बढ़ते हैं, प्रॉफिट क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये पॉइंट आपका आर था, इसका हम नाम लेते हैं, इसका नाम लेते हैं जेड ले लेते हैं। अब मैं आर से लेकर जेड तक जाता हूं, आर से लेकर जेड तक आप लोग क्या देखते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू क्या है, टी आर, टोटल रेवेन्यू आपकी ज्यादा है, जो कुल लागतें क्या है वो कम है। देखिए जब लागत कम है, आय ज्यादा है, तो उत्पादकों के प्रॉफिट बढ़े, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि एच से लेकर मान लीजिए H1 है, H1 तक जाते हैं तो कहीं ना कहीं उत्पादकों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। पर जैसे ही उत्पादन H1 होता है फिर ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, बीईपी क्या अभी हमने बात की थी, ब्रेक इवन पॉइंट यानी सम विच्छेद बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जहां पर ना तो लॉस होता है ना ही हानि होती है। जेड पॉइंट पर भी क्या है, जो टोटल कॉस्ट है टोटल रेवेन्यू के बराबर है। तो प्रॉफिट कहां पर हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है एच और H1 के बीच में। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर होता है बेटे, मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पर होता है जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो अधिकतम होता है। अब टीआर और टीसी का डिफरेंस अधिकतम कहां पर है, देखिए कोशिश कीजिए यहां पे, ये अगर मैं ये पॉइंट बात करूं, ये वाला मान लीजिए इसको हम ऐसा रख देते हैं, इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, मान लीजिए इसका नाम जे रख देते हैं। जो एस जी पॉइंट ये क्या है, ये क्या है, इट शोज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। जो एस जे क्या है, ये कुल आय में और कुल लागत में अधिकतम जो डिफरेंस को शो करता है। तो यहां पर क्या है, अधिकतम लाभ मिल रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहां से बनने लीजिए रहिए आप, अगर प्रोड्यूसर H2 का प्रोडक्शन करता है तो यहां पर क्या करता है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करता है। और यही एक उत्पादक का उद्देश्य होता है, पर्पज होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, क्या कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, ठीक है। तो अभी हमने रेवेन्यू करो बना दिया, टोटल कॉस्ट करो बना दिया, अब हम बात करें प्रॉफिट करो। प्रॉफिट करो कैसे बनाएंगे, देखिए अगर मैं लेकर ओ से लेकर एस तक बात करता हूं, क्योंकि टोटल कॉस्ट ज्यादा है, टोटल रेवेन्यू कम है, तो ओ से लेकर एस तक उसको लॉस हो रहे हैं, एच से पहले उसको लॉस हो रहा है। तो अब टोटल टीपीसी बनाइए, देखिए यहां से ये डिफरेंस लीजिए, ये इसका नाम ले लीजिए, मान लीजिए ओके1, ठीक है, ओके1 ले लिया आपने। तो अब देखिए जब मैं के से लेकर आर तक जाता हूं तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है वो घटता जा रहा है, ठीक है ना। अब ओके के बराबर ही लॉस हो गए यहां पे, ये बनी साधनों वाला। पर जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, हम मैं के से आर पर जाता हूं तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है किसका, टोटल कॉस्ट का और टोटल रेवेन्यू का, वो मिनिमम हो रहा है। कहने का मतलब क्या, प्रॉफिट घट रहे हैं, प्रॉफिट जो नेगेटिव था आपका वो बढ़ रहा है, नेगेटिविटी मतलब घट रही है। अब देखिए टोटल प्रॉफिट कर रहा है, जैसे ही मैं आर बिंदु पर आता हूं जो टोटल प्रॉफिट क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं आर पॉइंट पर आता हूं, क्यों, क्योंकि जो आपका टोटल कॉस्ट है टोटल रेवेन्यू के बराबर है। इसके बाद डिफरेंस, अब देखिए मैं आर से जब मैं एस तक जाता हूं या जे तक जाता हूं तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अब डिफरेंस बढ़ रहा है तो टोटल प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा और ये बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए जे से जब मैं जेड पर जाता हूं या एस से मैं जेड पर जाता हूं तो डिफरेंस क्या है, ये टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू घट रहा है। कुल लागत का और कुल आय का डिफरेंस जब घटता जा रहा है तो प्रॉफिट भी गिरना शुरू हो जाएगा। अब देखिए जेड पॉइंट पर आते हैं, जेड पॉइंट पर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर है, यानी प्रॉफिट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये आपका H1 पॉइंट है, ये प्रॉफिट क्या हो गया आपका, शून्य हो गया। जैसे यहां पर प्रॉफिट शून्य था, क्यों शून्य था, क्योंकि यहां पर इस बिंदु पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर थे तो कुल लाभ 0 था। ऐसे ही कुल लाभ H1 पॉइंट पर भी शून्य है। आर से लेकर जे तक या आर से लेकर एस तक डिफरेंस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। एस या जे के बाद जेड तक हम जाते हैं, जो डिफरेंस क्या है दोनों का, आय का और लागत का, घटता है तो टोटल प्रॉफिट भी आपका घटता जाता है। और जब जेड पॉइंट पर आता है प्रॉफिट यहां पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट है, यहां पर ना तो कोई लॉस होता है ना ही कोई
सॉरी, जो आपका जेड पॉइंट है, ना तो यहां कोई लॉस है ना ही कोई प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है टोटल रेवेन्यू के बराबर है। ठीक है मेरे बेटा, आपको समझ में आ गया। देखिए जैसे आर पॉइंट था, आर पॉइंट क्या आपका, आर पॉइंट पर टीसी इक्वल टू टी आर है। ऐसे बेटा जेड पॉइंट है, जेड पॉइंट पर क्या है, यहां पर भी टीसी इक्वल टू क्या आपका टी आर है। ठीक है, ये बोथ पॉइंट क्या आपके, ये जेड और आर, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, जो क्या शो करते हैं, ना तो उत्पादकों को लाभ होते हैं ना ही हानि होते हैं। और उत्पादक संतुलन में कब होता है, उत्पादक संतुलन में तब होता है मेरे बेटे, जो पहली कंडीशन पर बात कर रहे हैं, जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहे होते हैं। और मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर मिलते हैं, जब वो OH2 वस्तुओं को उत्पादन करता है। जब उत्पादक OH2 वस्तुओं को उत्पादन करता है तो कहीं ना कहीं उसको अधिकतम लाभ मिल रहे होते हैं। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है मेरे बेटे आपको समझ में आया होगा। थोड़ा टिपिकल सा है, पर एक दो बार ध्यान से सुनेंगे आपको आसानी से ये आ जाएगा। हाँ जी, इसके बाद हम बात करेंगे न्यूनतम हानि की, मिनिमम लॉस। ठीक है ना, जो हम कुल आय और कुल लागत विधि की बात कर रही हैं, अब लोग किसकी बात करेंगे, मिनिमम लॉस की बात करेंगे। मिनिमम लॉस कब होते हैं, इसको इरेज कर देते हैं बेटे। हाँ मेरे बेटा, मिनिमम लॉस कब होंगे, देखिए OX है आपका, ये OY है। ओके, अब देखिए यहां पर हमने क्या लिया था, आउटपुट लिया था, अभी भी आउटपुट ले लेंगे। ओके, यहां पर रेवेन्यू ले लेंगे, नहीं आय ले लेंगे, कॉस्ट ले लेंगे, और अब प्रॉफिट नहीं लेंगे, सॉरी प्रॉफिट हो चुका है हमारा, अब हम लॉस लेंगे। ठीक है, अब मिनिमम लॉस पढ़ेंगे। अब देखिए जो आपका रेवेन्यू कर्व है TR, ये 45 डिग्री हम बात कर चुके हैं क्यों होता है ये आपका TR कर्व हो गया। ठीक है मेरे बेटे, आ रहा है समझ में। अब देखिए, अब हम लोग बनाएंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मैंने बात की थी अभी कि जो टोटल कॉस्ट कर्व होता है, ये जब उत्पादन शून्य होता है तब भी ये ओके के बराबर है, ये बंदी साधनों की वजह से। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये आपका बेटे टोटल कॉस्ट कर्व हो गया। अरे बेटे समझ में। अब बनाएंगे TVC, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट शून्य से स्टार्ट होगा। शून्य से क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि जब उत्पादन जीरो होता है तो आप अस्थायी कर्मचारी नहीं रखेंगे, रॉ मटेरियल की भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो जो उत्पादन शून्य होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। ठीक है, ये आपका TVC है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये पॉइंट क्या है बेटे, ये पॉइंट अगर मैं बात करता हूं, अब देखिए जब उत्पादन की मात्रा ओके के बराबर है, जब उत्पादन क्या है, ओके के बराबर है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, जब उत्पादन शून्य है तो कुल लागतें कितनी है, ओके है। ठीक है, अब एक फर्म मान लीजिए यहां प्रोडक्शन करती है तब भी उसको लॉस है, यहां करती है तब भी लॉस है, तब भी अब देखिए यहां पर ये पॉइंट क्या आपका माने टी पॉइंट है, ये क्या सॉरी ये क्या टी पॉइंट, टी पॉइंट क्या है, टी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है टोटल रेवेन्यू के बराबर है। अब देखिए अब क्या हो जाता है, मान लीजिए इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम H रख देते हैं। देखिए कोई फर्म, कोई भी फर्म अगर OH के बराबर वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करती है तो कहीं ना कहीं जो उसकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो उसको मिलती रहती है। ठीक है, जो हानि कितनी है उसको, हानि ये मान लीजिए मैं इसको ऊपर गिराता हूं, ये टी है, मान लीजिए इसका नाम जेड है, जेड टी क्या है बेटे आपका, ये मिनिमम लॉस है। ये मिनिमम लॉस क्यों है, मिनिमम लॉस इसलिए बेटे जैसे जैसे अल्पकाल होता है, अल्पकाल में फर्म क्या सोचती है, फर्म क्या सोचती है, अगर वो उत्पादन बंद कर देगी तो बंद ही कर देगी। ठीक है ना, फिर उसको शुरू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं फर्म का उद्देश्य रहता है अगर वो उत्पादन अल्पकाल में उत्पादन बंद भी कर देती है तो उसको बंदी साधनों का जो खर्चा है जो ये ओके के बराबर है, ये तो उसको झेलना ही झेलना है। ठीक है, तो उत्पादन बंद करने की बजाय एक फर्म क्या सोचती है कि कहीं ना कहीं मैं इतना प्रोडक्शन कर लूं कि जो मेरी परिवर्तनशील लागतें हैं वो मुझे मिलती रहें। कहने का मतलब क्या है, जो परिवर्तनशील लागतें जब उसको मिलती रहती है, इतनी आय उसको होती रहती है कि उसकी जो परिवर्तनशील लागतें
मिलती रहे, ये उसको उत्पादन में बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर फर्म ओएच से कम उत्पादन करती है तब भी उसको लॉस होता है। क्यों लॉस होता है? क्योंकि जो टोटल कॉस्ट कर्व है, चाहे वो टीसी है या टीवीसी है, वो टीआर से ऊपर है। ठीक है, टी पॉइंट के बाद अगर मैं बात करता हूं, टी पॉइंट के बाद भी जो टोटल कॉस्ट चाहे टीसी हो चाहे टीवीसी, दोनों ही टीआर से ऊपर है। पर जो टी पॉइंट है, टी पॉइंट को टीवीसी टच करता है, जो टीवीसी है टी पॉइंट पर टीआर को टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है? टी पॉइंट यानी कि ओएच के बराबर जब फर्म उत्पादन करती है तो कहीं ना कहीं जो उसकी जो परिवर्तनशील लागतें होती हैं वो उसको मिल रही होती हैं, जिससे वो उत्पादन में बनी रहती है। क्यों? क्योंकि अगर वो उत्पादन नहीं भी करेगी तो भी जो उसके ओके के बराबर जो बंधी लागतें हैं, या ये आपकी जेडटी के बराबर बंधी लागतें हैं, इसकी हानि तो उसको वैसे भी उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो उत्पादन बंद करने की बजाय वो कोशिश करती है कि वो इतना उत्पादन करती रहे ताकि उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, परिवर्तनशील लागतें हैं, वो मिलती रहे। ठीक है बेटा, तो जो ये आपकी कौन सी कंडीशन है? ये मिनिमम लॉस है यहां पे आपका। ठीक है, मिनिमम लॉस आपका जेडटी के बराबर है। ठीक है, और इस परिस्थिति में फर्म कितना उत्पादन करती है? ओएच को उत्पादन करती है। ओएच उत्पादन करने से उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो निकल रही है। अगर वो इससे ज्यादा या कम उत्पादन करती है तो फर्म को फिर लॉस रहेगा, फिर वो बाजार को छोड़ देगी, फिर बाजार में उत्पादन नहीं करेगी। ठीक है, पर अगर वो ओएच को उत्पादन करती है तो कहीं ना कहीं उसकी जो परिवर्तनशील लागतें हैं वो उसकी निकल रही है। ठीक है बेटा, प्रश्न आसान है, एक दो बार ध्यान से सुनेंगे आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।